हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास 8 की बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे और साइंस की ये लास्ट क्लास है। 13वां चैप्टर है प्रकाश। क्लास 6 भी कंप्लीट हो गई, क्लास 7 भी कंप्लीट हो गई और आज क्लास 8 भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं। 2012 से लेकर 2023 तक जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं उनको मैंने सॉल्व करवाया है, यानी उनमें जो भी साइंस के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। ऑनलाइन वाले कुछ पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां से सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख भी सकते हैं। एक पेपर ऑफलाइन वाला बचा हुआ है जो अभी 21 जनवरी को हुआ था, उसको भी मैं जल्दी से सॉल्व करवा दूंगी। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लिखा है, संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों या वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यानी वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, इन सब के बारे में आज जानेंगे। आंख के बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, यानी अंधेरे में हम नेत्रों द्वारा भी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। आपने कक्षा 7 में सीखा कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? इस प्रकार से दर्पण जो है प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आगे लिखा है, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण पृष्ठ पर पड़ती है तो वह आपतित किरण कहलाती है और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आगे लिखा है, प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरणपुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरणपुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं।
आगे लिखा है, अपने मित्रों की सहायता से कागज तथा समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचिए। यह परावर्तित पृष्ठ के उस बिंदु पर अविलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अवलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। तो ये अवलंब होता है, जो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये अवलंब है। और आपतित किरण तथा अवलंब के बीच का जो कोण होता है वह आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, आपतन कोण ये आई है और परावर्तन कोण ये है आर, और ये है अभिलंब बीच में। तो यहाँ याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में एक है। जो परावर्तन के नियम हैं उनमें से पहला नियम यही है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव ही बराबर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो परावर्तन के 2 नियम हैं, इसमें से एक पढ़ लिया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला पढ़ लेते हैं। आपको क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का दूसरा नियम है। ये भी आपको याद रखना है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहेली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। क्या प्रतिबिंब सीधा था या उल्टा? क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ नीचे दिए गए हैं। तो हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप लोग भी देखते हैं अपना जब चेहरा दर्पण में, तो आपको ऐसा ही दिखाई देता है। बायां भाग आपको दाईं ओर दिखाई देता है, दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। तो इसे क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। अब लिखा है अब पढ़ेंगे नियमित तथा विसरित परावर्तन के बारे में। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये अनियमित पृष्ठ है, ऊंचा नीचा है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पर क्या है? आपतित समांतर किरणें। और ये अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें हैं, देख सकते हैं आप, इधर उधर दिशा में जा रही हैं। तो यही यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र में नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं।
तो यहाँ आप नियमित परावर्तन देख सकते हैं। ये जो काले कलर से दिखाई गई हैं ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यही आपको याद रखना है, विसरित और नियमित परावर्तन। आगे लिखा है, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो लिखा है आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं, और जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त कहते हैं, और जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं। दोनों के नाम याद रखिएगा। अब लिखा है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये बताया जा रहा है। स्मरण कीजिए, जब पिछली बार आप किसी केश प्रसाधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इससे दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। इस तरीके से जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाया जाता है कि पीछे के बाल आपके कैसे कटे हुए हैं। या इसके सामने कोई दर्पण लगा होता है तो भी आप अपना प्रतिबिंब इस सामने वाले दर्पण में देख सकते हैं। आगे लिखा है, क्या आप बता सकते हैं कि सिर के पीछे बालों को आप कैसे देख पाए? पहेली को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक पारदर्शी बनाया था। पारदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते? पारदर्शियों का उपयोग पनडब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ये परिदर्शी होते हैं जिनका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर का नजारा देखने के लिए किया जाता है। अब लिखा है बहु प्रतिबिंब के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, तभी तो हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं इस तरीके से। तो इसे आपको याद रखना है। आप बहु प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजनों में उपयोग करें तो क्या होगा? आइए देखें। तो इस तरीके से यदि 2 समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाए, यहाँ लिखा है 2 समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में मिले रहें। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच में एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? इस तरीके से आपको करना है। आगे लिखा है, अब टैप का उपयोग करके दर्पणों को भिन्न भिन्न कोणों जैसे 45, 60, 120 अंश, 180 अंश आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये आपको प्रयोग करके देखना है। इस तरीके से करना नहीं है, समझना है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कई प्रतिबिंब दिखाई देंगे। आपने देखा भी होगा, जब कभी आप नाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां एक से अधिक प्रतिबिंब दर्पण लगे होते हैं, तो उसमें कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर होगा।
यहाँ पर इस क्रियाकलाप में बहुमूर्तिदर्शी के बारे में बताया गया है, जिसे कैलाइडोस्कोप कहते हैं। तो इसको बनाने का क्रियाकलाप हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि कैलाइडोस्कोप क्या होता है। यहाँ से पढ़ लेते हैं। लिखा है, कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो कैलाइडोस्कोप होता है ये नए नए पैटर्न बनाता है, यानी कि एक पैटर्न इसमें दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो इसका उपयोग किया जाता है नए नए पैटर्न बनाने के लिए, वस्त्रों पर डिजाइन बनाने के लिए, दीवारों वाले कागजों का डिजाइन बनाने के लिए। तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से बस इतना ही समझना है। अब पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। तो ये पिछली कक्षाओं में पढ़ ही चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है श्वेत होता है। यहाँ लिखा भी है, कक्षा 7 में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, एक और क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, ये पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम यहाँ से पढ़ेंगे। लिखा है, हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। लिखा है, हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसीलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। यानी जो बाहरी भाग है ये कठोर होता है क्योंकि ये आंतरिक भागों की रक्षा करता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये होती है कॉर्निया। ये आगे लिखा है, कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। यहाँ आप चित्र से समझते चलिए, ये होती है परितारिका यानी आइरिस। ये पक्षाभ पेशियां हैं, ये लेंस है, ये प्रकाशिक तंत्रिका है और ये रेटिना है। तो इन्हीं सब के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। यानी कि परितारिका जो है अलग अलग रंगों की होती है, किसी की काली, किसी की भूरी, किसी की नीली। तो यही हम लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो क्या होता है कि हम उसके परितारिका के रंग की बात कर रहे होते हैं। आगे लिखा है, परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें यह कैसे होता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। लिखा है, अपने मित्र की आंख में देखिए, पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए, एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए, टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन करें। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? किस स्थिति में आपको आंख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है, मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में? तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा होता है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? तो बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, आप लोगों को याद होगा। आगे लिखा है, लेंस
प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। पहला है शंकु और दूसरी है शलाकाएं। तो शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं तथा शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे लिखा है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है और यही आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। आगे लिखा है, नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित हो जाती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्रों के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण से दृष्टि कमजोर हो जाती है जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। अब यहाँ पर लिखा है नेत्रों की देखभाल। तो नेत्रों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। लिखा है, यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। तो यदि आप पढ़ाई करते हैं तो अपने कमरे में पर्याप्त प्रकाश रखिए। यदि आप कम प्रकाश में पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में खिंचाव उत्पन्न होगा, इससे आपको सर दर्द हो सकता है। आगे लिखा है, सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल या कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर या उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। इसके अलावा संतुलित आहार भी आपको लेना है।
तो लिखा है कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें अधिक सामान्य रोग है रतौंधी, यानी कि रतौंधी जो रोग है इसमें व्यक्ति को जब रात होने लगती है तो उसको स्पष्ट नहीं दिखता है, तो इसे ही रतौंधी कहा जाता है और ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसीलिए ऐसा आहार आपको लेना है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हो, जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक है, तथा कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। तो ये सब आपको अपने आहार में शामिल करना है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, तो इसको भी पढ़ना आवश्यक है। लिखा है जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता चल जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यहाँ चित्र में आप ये नेत्र देख सकते हैं, ये दिखाए जा रहे हैं तितली के नेत्र। आगे लिखा है यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकते हैं। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती हैं। तो आप अंतर समझ सकते हैं उल्लू की आंख में और अन्य पक्षियों की आंख में। आपने देखा होगा जब कभी भी आप धूप में होते हैं उसके बाद अंदर कमरे में आते हैं तो आपको थोड़ी देर कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब आप धूप में होते हैं तो जो आंख की पुतली है वो सिकुड़ जाती है और जब आप अंदर आते हैं तो वही फैलती है, तो उसको फैलने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ लिखा हुआ है चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। इससे प्रश्न पूछा गया है और जहाँ से पूछा गया है वहाँ मैं आपको बता दूंगी। लिखा है कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी यानी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं तथा फिर अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेल पद्धति क्या है। चाक्षुष विकृति तो लुई ब्रेल ने एक पद्धति विकसित की थी जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो ये लुई ब्रेल हैं, आप लोग इस चित्र में उन्हें देख सकते हैं। लिखा है लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे ने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों
तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। तो इस तरीके से होता है बिंदुकित। ये पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। सी को इस प्रकार से, ए को इस प्रकार से, टी को इस प्रकार से कैट लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये दर्शाया जाता है। आगे लिखा है, इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। आगे लिखा है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजनों को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है कि कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिए हैं। जन्म से पूर्णतया चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। श्री लाल आडवाणी, जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला हैं। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय में से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। तो इस चित्र में आप उन्हें देख सकते हैं, हेलन ए केलर। अब आपको ये भी याद रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल के जन्म दिवस के दिन को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ साथ साइंस भी आज समाप्त होती है। साइंस का सिलेबस मैंने 6 to 8 NCERT पढ़ाने के लिए कहा था, जिसमें क्लास 6 कंप्लीट करवा दी, 7th कंप्लीट करवा दी और आज क्लास 8th भी कंप्लीट हो गई। प्रीवियस ईयर के ऑफलाइन वाले सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए। एक पेपर अभी बचा है, उसको भी मैं करवा दूंगी, जो 21 जनवरी को हुआ था, तो उसको भी मैं जल्द ही करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन वाले पेपर भी करवाए हैं। तो चलिए, यदि आपकी कोई भी वीडियो छोटी हो तो आप लोग उसे पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद साइंस की वीडियो नहीं आएगी, अब प्रैक्टिस वाली वीडियो आएगी। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस की वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।